व्यष्टि अर्थशास्त्र का सबसे लास्ट चैप्टर है बाजार संतुलन या बाजार के रूप। पहले तो ये 6 चैप्टर में बटा हुआ था, जहाँ पर एक चैप्टर का नाम था प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, और वो बाजार संतुलन और बाजार वाले चैप्टर में कंबाइन हो गया है। और इसको मैंने भी कंबाइन करके एक ही वीडियो में बताने की कोशिश किया है, जहाँ पर आपको बाजार के अलग अलग रूपों के बारे में बताया जाएगा, जो कि एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। बाजार के रूप और बाजार संतुलन क्या है, क्योंकि लॉन्ग में ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये वाला इस चैप्टर का वेटेज लगभग 5 से 6 नंबर का है, तो आपके लिए ज़रूरी है इसको पढ़ना, क्योंकि इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आता है। बाजार, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाजार के बारे में और बाजार के प्रकार के बारे, प्रतियोगिता के आधार पे बाजार पे के कितने रूप है। तो नॉर्मली आपसे अगर कोई कहता है कि बाजार किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं बाजार एक जगह है जहाँ पर बहुत सारी दुकानें होती हैं, जहाँ पर हमारे आवश्यक वस्तुएं मिलती हैं, हम उसको खरीदते हैं और आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में बाजार इससे बड़ा है। अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ एक स्थान ही नहीं है, बाजार एक क्षेत्र है। बाजार वह पूरा क्षेत्र है जहाँ पर किसी वस्तु का क्रेता और विक्रेता होते हैं, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे भी किसी तरह से हो। अगर किसी वस्तु का क्रेता विक्रेता आपसी संपर्क में आकर किसी वस्तु की निश्चित कीमत पर क्रय विक्रय करता है, तो उसे बाजार कहते हैं। चाहे आपके घर के सामने एक रेहड़ी वाला आ रहा है या ठेली वाला आ रहा है, साइकिल में कोई सामान बेचने आ रहा है, आप जो है फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, मीशो से सामान ऑर्डर करके मंगाते हैं या दुकान जाके खरीद लेके आते हैं, आपका दोस्त आपके लिए कोई सामान खरीद के लेके आता है। कोई भी तरीका है, अगर आप सामान को खरीदते हैं किसी से भी कोई भी सामान और उसके लिए किसी कीमत का भुगतान करते हैं, तो उसी समय वही स्थान और वही क्षेत्र आपका बाजार हो जाता है। बाजार के लिए स्थान की आवश्यकता नहीं, बाजार एक माध्यम है जो क्रेता और विक्रेता को आपस में मिलाता है और एक वस्तु को निश्चित कीमत पर क्रय विक्रय करने के लिए सुविधा उपलब्ध करता है। बेनहम ने कहा है कि बाजार एक क्षेत्र होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के इतने निकट संपर्क स्थापित करते हैं कि एक भाग में प्रचलित कीमत का प्रभाव दूसरे भाग में होता है। जब बाजार की बात करेंगे, बाजार में 4 प्रमुख शब्दों का होना आवश्यक है। एक, बाजार एक क्षेत्र है, एक पूरा क्षेत्र जहां पर क्रेता और विक्रेता फैले हुए होते हैं, मौजूद होते हैं, चाहे कैसे भी फॉर्म में हो। क्रेता और विक्रेताओं की उपस्थिति का अनिवार्य है। एक निश्चित वस्तु होनी चाहिए, वस्तु की निश्चित कीमत का होना अनिवार्य है। अगर ये 4 पॉइंट हो रहा है तो वो बाजार है, चाहे वो बहुत सारी दुकानें का हो, एक व्यक्ति का हो, ठेली का हो, ऑनलाइन का हो, जैसा भी हो, बाजार कहते हैं। अब प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के 2 प्रमुख वर्ग हैं। एक है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। दूसरा होता है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, यानी कि जब कंपटीशन कम होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता के 3 प्रकार है। एकाधिकारी बाजार, जिसको मोनोपोली बोलते हैं, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, और तीसरा बाजार है अल्पाधिकार बाजार। बेसिकली आपके कोर्स में इन 4 बाजारों के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और अल्पाधिकार बाजार को जरूर पढ़िएगा अच्छे से। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार बेटा एक ऐसा बाजार है जहां पर किसी भी एक वस्तु के बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता होते हैं। खास बात यह है, यहाँ पर वस्तुएं समरूप होती हैं, मतलब वस्तुओं में किसी भी विक्रेता के पास वस्तुओं में कोई अंतर नहीं होगा। रंग, रूप, आकार, प्रकार किसी भी तरीके में बदलाव नहीं होता है। यहाँ पर एक समान वस्तु होती हैं, समरूप वस्तुएं होती हैं और सभी के पास वस्तु की एक ही कीमत प्रचलित होती है। वस्तु की कीमत में भी कोई अंतर नहीं होता है। इस बाजार की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। विशेषताओं के बारे में, इस बाजार में बहुत अधिक क्रेता विक्रेता होते हैं। इस बाजार में समरूप इकाइयां होती हैं वस्तु की, मतलब वस्तुओं में किसी प्रकार का कोई भी विभिन्नता या विभेद नहीं होता है। फर्मों का प्रवेश या फर्मों का निष्कासन पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है। जो चाहे जब चाहे बाजार में आ सकता है, जो चाहे जब चाहे बाजार छोड़कर जा सकता है। क्रेता और विक्रेताओं को बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान होता है। कीमत कितनी है, कितनी वस्तुएं अवेलेबल है, सबको बाजार के बारे में पूरी तरीके से पता होता है। उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता बनी होती है और सबसे इंपॉर्टेंट, इस बाजार में किसी प्रकार का विक्रय लागत, यातायात लागत, आर्थिक लागत नहीं पाया जाता है। विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर किसी प्रकार का जो गलाघट प्रतियोगिता नहीं पाई जाती है। दूसरी स्थिति है एकाधिकार बाजार की।
एकाधिकार बाजार दो शब्दों से मिलकर बना है। एक का अधिकार मतलब एक ऐसा बाजार जहां पर वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है और उसके अलावा उस वस्तु का कोई स्थानापन मतलब उससे मिलती जुलती उस बाजार में कोई वस्तु उपलब्ध नहीं होता है। एक वस्तु एक विक्रेता, इसलिए इस स्थिति को बोलते हैं एकाधिकार बाजार। इस स्थिति में वस्तु की पूरा नियंत्रण एकाधिकार के पास होता है। एकाधिकार स्वयं में बाजार होता है, एकाधिकार स्वयं में उद्योग होता है। वस्तु की कीमत का निर्धारण वो खुद करता है। इस बाजार की प्रमुख विशेषता है, इस बाजार में वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है। उस वस्तु का कोई निकटतम स्थानापन्न मौजूद नहीं होता है। इस बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण एकाधिकार स्वयं करता है। कोई भी नई फर्मेश इस बाजार में प्रवेश करना चाहता है तो उसके लिए पूरा प्रतिबंध होता है। कोई भी नया फर्म प्रवेश नहीं कर सकता। मांग वक्र ऊपर से नीचे ऋणात्मक होता है, मतलब कम कीमत पर ही अधिक मात्रा बेची जा सकती है। भले ही कीमत आप नियंत्रित करें लेकिन बिक्री की मात्रा को नियंत्रित नहीं कर सकते। और इस बाजार की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कीमत विभेद का होना। कीमत विभेद एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर किसी निश्चित वस्तु को अलग अलग क्रेताओं को अलग अलग कीमत पर बेची जाती है। इसे कीमत विभेद कहते हैं, क्योंकि एक ही विक्रेता वो अपने हिसाब से वस्तु की कीमत को परिवर्तित कर सकता है। एकाधिकार क्यों उत्पन्न होता है? किसी बाजार का एक ही विक्रेता क्यों होता है? इसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहले, अगर कच्चे माल एक ही विक्रेता के पास मौजूद होता है वो अपना मोनोपोली बना लेता है। कभी कभी कानून से उसको अधिकार मिल जाता है। गला घोट प्रतियोगिता से बचने के लिए कई सारे विक्रेता आपस में ग्रुप बना लेते हैं और विक्रेता आपस में वस्तु के उत्पादन का पेटेंट अधिकार लेने से भी एकाधिकार प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट है एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता का मिश्रित रूप होता है। यहाँ पर दोनों ही बाजार की विशेषताएं सम्मिलित होती हैं। इस बाजार की सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बाजार में बहुत सारे विक्रेता होते हैं और सभी विक्रेताओं के पास वस्तु का विविधीकृत रूप होता है। मतलब वस्तुएं एक ही उपयोगिता वाली तो होती हैं लेकिन उस वस्तु में कोई ना कोई अंतर होता है, आकार में, प्रकार में, टेस्ट में, ब्रांड में, रंग में, रूप में, स्वाद में अंतर होता ही है। जैसे आप अलग अलग कंपनियों के टूथपेस्ट का यूज़ किए, सब में अंतर है। पैकेजिंग का डिफरेंस होगा, टेस्ट का डिफरेंस होगा, अलग अलग तरीके का, और सभी एक दूसरे की प्रतिस्थापन होती हैं। इसलिए इस बाजार में जब बहुत सारे विक्रेता होते हैं, सभी के पास एक दूसरे से प्रतिस्थापन की वस्तुएं होती हैं, तो इस बाजार में प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इसको एकाधिकारी प्रतियोगिता के नाम से जानते हैं। इस बाजार की विशेषताएं, विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। विक्रेताओं के पास विविधीकृत वस्तुएं होती हैं, मतलब अलग अलग प्रकार की एक ही उपयोगिता की अलग अलग तरह की वस्तुएं होती हैं। इस बाजार में कोई भी नया फर्म प्रवेश कर सकता है लेकिन कुछ प्रतिबंध होती हैं, कुछ सीमितताएं होती हैं, इसको फॉलो करना पड़ता है। विक्रय लागत बहुत अधिक होती है। क्यों? क्योंकि इस बाजार में वस्तु को बेचने के लिए बहुत अधिक विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अलग अलग जो विक्रेता होते हैं सबके पास एक जैसी वस्तुएं होती हैं और सभी को अपनी अपनी वस्तुएं बेचनी होती है, तो विज्ञापन का प्रयोग करना पड़ता है, प्रमोशन का प्रयोग करना पड़ता है। विक्रेताओं को, क्रेताओं को बाजार का अपूर्ण ज्ञान होता है, पूरा ज्ञान नहीं होता। किसके पास कौन सी वस्तु है, उसका क्या तरीका है, उसमें कौन सा मूल्य है, सबको नहीं पता रहता है। गैर कीमत प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा पाई होती है। इसका मतलब वस्तु की कीमतों में कमी नहीं होती है लेकिन कीमत के अलावा छूट देना, डिस्काउंट देना, एक के साथ एक फ्री करना, अलग अलग प्रकार के, ठीक है ना, 10 ml 20 ml फ्री देना, ये सब कुछ इस बाजार में चलता रहता है। फर्म की अपनी खुद की कीमत नीति होती है। वस्तु की कीमत का निर्धारण फर्म यानी कि उद्योग के द्वारा किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सामाजिक हित को ध्यान में रखा जाता है। अल्पाधिकार बाजार बाजार का चौथा रूप है। एक ऐसी बाजार स्थिति जहां बाजार के संपूर्ण हिस्से पर केवल कुछ ही विक्रेता होते हैं और उनका पूरे बाजार में थोड़े थोड़े हिस्सों पर अधिकार होता है। थोड़े थोड़े हिस्सों पर अधिकार होना ही अल्पाधिकार की स्थिति है। इस बाजार में उत्पादन विभेदन पाया जाता है क्योंकि एक ही वस्तु के थोड़े से विक्रेता होते, सारे के पास एक दूसरे के से मिलती जुलती वस्तुएं होती हैं, स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं। और भारत में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है संचार उद्योग, जहां पर हमने देखा केवल कुछ ही ब्रांड है, जैसे वोडाफोन है, जैसे जियो है, एयरटेल है और BSNL है। शहरों में MTNL चलता है। ये 4 ही ब्रांड है और चारों ब्रांड आपस में अपनी मात्रा को बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस बाजार की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट विशेषता है कि सबके बीच में गला घाट प्रतियोगिता होती है। गला घोट मतलब एक दूसरे को नोच के आगे बढ़ने की होड़ मची रहती है। यहाँ पर विक्रेताओं की संख्या कम होती है
कीमत और उत्पादन निर्धारण नीतियों में विक्रेताओं के बीच पारस्परिक निर्भरता होती है। एक ने कीमत बदल दिया तो दूसरों को कीमत बदलना पड़ता है, जैसे जियो आया फ्री दिया तो सबने अपना कीमत बदल दिया। विभिन्न फर्मों के उत्पादों के लिए ऊंची मांग की आड़ी लोच पाई जाती है। यहाँ पर विज्ञापन और विक्रय लागत बहुत अधिक होता है और सभी के बीच में बहुत अधिक संघर्ष पाया जाता है, एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और कभी कभी तो प्रतियोगिता को खत्म करने के लिए एकाधिकार की स्थिति में भी आ जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। अब ये तो हो गया। अब वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है? अलग अलग बाजार में अलग अलग प्रकार से होता है। एकाधिकार में एकाधिकार खुद स्वयं करता है, एकाधिकारी प्रतियोगिता में ग्रुप द्वारा किया जाता है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में संतुलित कीमत का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? बाजार के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर बाजार की प्रमुख शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर संतुलन शब्द का अधिकार होता है कि किसी प्रकार का परिवर्तन ना होना। संतुलन का मतलब होता है स्थिर होना, एक ऐसी स्थिति जहाँ पर वस्तु की कीमत का निर्धारण हो जाता है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, सभी लोग उसी कीमत पर वस्तु का क्रय विक्रय कर लेते हैं। तो संतुलन, बाजार संतुलन एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर संतुलन कीमत का निर्धारण होता है और बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण करने के लिए वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति, इन दोनों शक्तियों का उपयोग होता है। तो एक ऐसी कीमत, एक ऐसी स्थिति जहां पर बाजार मांग और बाजार की पूर्ति आपस में बराबर होती है, उसी को संतुलन कीमत या बाजार संतुलन की स्थिति के नाम से जानते हैं। इस स्थिति को बताने के लिए प्रोफेसर मार्शल ने अपने सुझाव दिए थे। इस कॉन्सेप्ट को मार्शल ने सबसे अच्छे से बताया, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर रिकार्डो ने और जेमस ने भी संतुलन कीमत निर्धारित करने के लिए अपने नियम बताए थे। रिकार्डो ने कहा कि वस्तु की कीमत का निर्धारण वस्तु की मांग के द्वारा तय होता है, उपभोक्ताओं के द्वारा, जबकि जेमस से कहा नहीं, वस्तु का उत्पादन उत्पादक करता है तो कीमत का निर्धारण भी उत्पादक स्वयं करेगा। मार्शल आए कि नहीं, बाजार में उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही सबसे इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता कम कीमत पर अधिक मात्रा खरीदना चाहता है और विक्रेता अधिक कीमत पर ज़्यादा मात्रा बेचना चाहता है। दोनों ही बाजार के दो पक्ष है, जैसे साइकिल के दो पहिए, एक को भी निकाल दे साइकिल नहीं चलेगी। तो प्रोफेसर मार्शल ने कहा है कि वस्तु के निर्धारण के लिए दोनों पक्षों का होना अनिवार्य है, मांग पक्ष यानी कि उपभोक्ता और पूर्ति पक्ष यानी कि विक्रेता, और दोनों ही मिलकर वस्तु की कीमत का निर्धारण करते हैं। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार जिस प्रकार से कैंची के दो फलक होते हैं, एक पूर्ति और एक मांग, एक निश्चित बिंदु पर दोनों को आपस में जोड़ा जाता है तभी कैंची आपस में किसी वस्तु को काट सकती है। तो उसी प्रकार से वस्तु की कीमत के निर्धारण करने के लिए एक ऐसी कीमत स्तर होती है जहां पर वस्तु की मांग और उसकी पूर्ति आपस में बराबर होता है, तो उसी स्थिति को संतुलन की स्थिति कहते हैं। जैसे वस्तु की कीमत में कमी के साथ साथ वस्तु की पूर्ति की मात्रा कम होती चली जाती है, लेकिन वस्तु की मांग में वृद्धि होती चली जाती है। लेकिन ऐसी कीमत स्तर जहां पर मांग और पूर्ति दोनों ही बराबर हो, उसी कीमत स्तर को संतुलन की स्थिति कहते हैं। और इसको इस डायग्राम के माध्यम से दर्शाना है। देखिए, ये है मांग वक्र और ये है पूर्ति वक्र, दोनों ही बिंदु ई पर आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो बिंदु ई को क्या बोला जाता है? संतुलन बिंदु। क्या बोला जाता है? संतुलन बिंदु। और इस पूरे ग्राफ को बोलता है बाजार संतुलन। यहाँ पर जो पी है इसको संतुलन कीमत के नाम से जानते हैं, और ये जो एम यानी क्यू, इसको संतुलन मात्रा के नाम से जाना जाता है। अब बात यह है, क्योंकि संतुलन कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति के द्वारा होता है, तो मांग और पूर्ति में तो परिवर्तन होता ही है। तो ऐसे में संतुलन कीमत में भी परिवर्तन होता है। इसकी तीन स्थितियां, अगर केवल मांग में परिवर्तन हो, पूर्ति में ना हो, पूर्ति में परिवर्तन हो, मांग में ना हो, और मांग और पूर्ति में दोनों में ही परिवर्तन हो, तो कैसे होगा? सबसे पहली स्थिति, केवल मांग में परिवर्तन हो तो क्या होगा? और मांग में परिवर्तन के बहुत सारे कारण हैं। अगर केवल मांग में परिवर्तन होता है तो इसकी भी दो स्थिति होती हैं, केवल मांग में वृद्धि होना और मांग में कमी होना। अगर मांग में वृद्धि हो तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? मांग ज़्यादा और पूर्ति कम। तो मांग ज़्यादा पूर्ति कम का मतलब होता है कि मांग के बढ़ने से संतुलन कीमत में वृद्धि हो जाती है और मांग की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है, यानी कि संतुलन कीमत और संतुलन जो है मात्रा दोनों में वृद्धि हो जाती है। लेकिन अगर वस्तु की मांग में कमी हो जाती है, तो जितना मांग होना चाहिए उससे तुलना में कम हो तो कीमत में कमी हो जाती है और मात्रा में भी कमी हो जाती है, चीज़ों के दाम कम हो जाते हैं। दूसरा है पूर्ति में परिवर्तन।
पूर्ति में परिवर्तन मतलब किसी भी कारण से हो सकता है, कच्चे माल की कीमत, श्रम के मूल्य में। तो पूर्ति में परिवर्तन की भी दो स्थितियां होती हैं, एक पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी। अगर पूर्ति में वृद्धि है, इसका मतलब है मांग की तुलना में पूर्ति ज़्यादा है, तो ऐसे में संतुलन कीमत कम हो जाती है लेकिन मात्रा में वृद्धि हो जाती है। लेकिन पूर्ति की कमी होने से मांग ज़्यादा हो जाती है, ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है और मात्रा में भी कमी आ जाती है। ये तो है दो स्थितियाँ। लेकिन नेक्स्ट है जब मांग और पूर्ति दोनों में एक साथ परिवर्तन होता है, और एक साथ परिवर्तन होने की भी कई सारी स्थितियाँ होती हैं। मान लो दोनों में एक साथ वृद्धि होती है। अगर दोनों में एक साथ वृद्धि हो तो क्या होता है ना, सबसे पहली स्थिति होती है मांग में अधिक वृद्धि और पूर्ति में कम वृद्धि। ठीक है, मान लीजिए ये है हमारा संतुलन कीमत। ठीक है, ये वाला पॉइंट, दोनों में एक साथ परिवर्तन हो रहा है लेकिन मांग में अधिक वृद्धि, ये वाला है नया मांग वक्र D1, और ये है नया पूर्ति वक्र S1। पहले का संतुलन मात्रा ये, अब नया संतुलन कहाँ हो रहा है, देखिए ये। अगर मांग में ज़्यादा परिवर्तन होता है, पूर्ति में कम, ऐसे में भी संतुलन कीमत में क्या होती है, वृद्धि होती है, मात्रा भी वृद्धि होगी। इसके बाद दूसरी स्थिति होती है दोनों में ही समान वृद्धि हो। ठीक है, दोनों में ही समान वृद्धि हो, ये है हमारा संतुलन स्थिति, मांग वक्र और पूर्ति वक्र। ये है मांग में वृद्धि और यह है पूर्ति में वृद्धि। दोनों में एक समान वृद्धि होने की स्थिति में क्या हो रहा है, देखिए हमारा जो वस्तु की कीमत है वो अपनी जगह पर ही है लेकिन मात्रा में वृद्धि हो जाती है। और तीसरी स्थिति पूर्ति में अधिक वृद्धि और मांग में कम, ये संतुलन। ठीक है, ये पूर्ति वक्र, मांग वक्र। पूर्ति में वृद्धि ज़्यादा हो रही है, ये वाला पॉइंट, और मांग में वृद्धि कम, ये वाला पॉइंट। तो दोनों में कहाँ मिल रहा है, देखिए ये वाला। इससे में क्या होता है, संतुलन कीमत में कमी हो जाती है लेकिन मात्रा में वृद्धि हो रही, ये है संतुलन कीमत में परिवर्तन। तो ये स्थितियां आपके एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है, आपको तैयार रखना होगा इन सभी स्थितियों के बारे में। कोई भी डाउट हो तो बेशक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। सोशल मीडिया में जरूर जो है फॉलो कर लीजिए। तब तक लिए थैंक यू और इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, ताकि आपके 18 के एग्ज़ाम तक आपको सब कुछ पता चल जाए। ठीक है, बाय।